हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सीबीएसई बोर्ड क्लास 9 के बिहाइव टेक्स्ट बुक का 8th चैप्टर रीच फॉर द टॉप का डिस्कशन करेंगे। बच्चों, इस चैप्टर को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पार्ट 1 जो कि संतोष यादव से संबंधित है और सेकेंड पार्ट जो कि मारिया सरापोवा से संबंधित है। ये दोनों पार्ट ऐसे पर्सन से संबंधित है जो कि हार्डवर्क, डिटर्मिनेशन और डिवोशन टुवर्ड्स और गोल के कारण अपने करियर में सबसे टॉप तक पहुंचती है। इसलिए चैप्टर का नाम पड़ा रीच फॉर द टॉप। तो आइए हम लोग सबसे पहले पार्ट 1 जो कि संतोष यादव से संबंधित है इसका डिस्कशन करते हैं। बच्चों, यहाँ बिफोर यूनिट पढ़ने से पहले लिखा गया है, थिंक फॉर ए वाइल, कुछ देर तक सोचिए, एंड मेक ए लिस्ट ऑफ 3 to 5 पर्सन्स यू आइडोलाइज, और 3 से 5 पर्सन का लिस्ट बनाइए जिसको आप आइडोलाइज करते हो, बहुत ज़्यादा एडमायर करते हो, रेस्पेक्ट देते हो, प्रशंसा करते हो, और एडमायर वेरी मच फॉर देयर अचीवमेंट्स। और ऐसे पर्सन का लिस्ट बनाइए जिनको उनके अचीवमेंट्स के लिए आप बहुत ज़्यादा प्रशंसा करते हो। योर आइडल्स, यहाँ आइडल्स मतलब पॉपुलर पर्सनालिटी। योर आइडल्स मे बी फ्रॉम एनी स्फीयर ऑफ लाइफ। एनी स्फीयर ऑफ लाइफ मतलब एनी वॉक ऑफ लाइफ, एनी फील्ड ऑफ लाइफ। जीवन के किसी भी क्षेत्र से हो सकते हैं, जैसे स्पोर्ट्स से हो सकते हैं, मेडिसिन से हो सकते हैं, मीडिया से हो सकते हैं और आर्ट एंड कल्चर से हो सकते हैं। तो ये बच्चे आपके लिए है, आप इसके बारे में सोचिए कि कौन आपके टॉप 5 पर्सनालिटी हैं। फिर सेकंड में क्या लिखा गया है, योर टीचर विल देन डिस्कस योर चॉइसेस विथ यू टू फाइंड आउट हु द टॉप 5 आइडल्स ऑफ योर क्लास आर। बाद में आपके टीचर आपके चॉइसेस के साथ डिस्कस करेंगे ये पता करने में कि आपके क्लास के टॉप 5 आइडल्स कौन हैं। ओके, अब देखिए यहाँ से स्टोरी शुरू होती है। द ओनली वुमन इन द वर्ल्ड, इस दुनिया की एकमात्र महिला, हु हैज स्केल्ड, स्केल्ड मतलब कि क्लाइंब्ड, हु हैज स्केल्ड माउंट एवरेस्ट ट्वाइस, जिसने माउंट एवरेस्ट पर 2 बार फतह हासिल की, वॉज बॉर्न इन सोसाइटी, उस महिला का ऐसी सोसाइटी में जन्म हुआ था, वेयर द बर्थ ऑफ ए सन वॉज रिगार्डेड अ ब्लेसिंग, जहाँ पे एक बेटे के जन्म लेने पर उसको रिगार्ड किया जाता था एज ए ब्लेसिंग, ए सेलिब्रेशन के रूप में, एक जॉयफुल इवेंट के रूप में समझा जाता था, माना जाता था, एंड ए डॉटर। और जब एक बेटी का जन्म होता था, दो नॉट कंसिडर्ड अ कर्स, हालांकि उसको अभिशाप के रूप में तो ना देखा जाता था एक बेटी के जन्म लेने पर, वॉज नॉट जनरली वेलकम, लेकिन फिर भी स्वागत नहीं किया जाता था। मतलब जो हैप्पीनेस, जो जॉयफुलनेस एक बेटे के जन्म पे होती थी, वो हैप्पीनेस, वो जॉयफुलनेस एक बेटे के जन्म लेने पर उस सोसाइटी में नहीं होती थी। तो ऐसे सोसाइटी में जन्म ली थी संतोष यादव। आगे क्या लिखा गया है, वेन हर मदर वॉज एक्सपेक्टिंग, संतोष, यहाँ एक्सपेक्टिंग मतलब टू वेट फॉर द बर्थ ऑफ ए चाइल्ड। जब संतोष की माँ संतोष को जन्म देने वाली थी, अ ट्रेवलिंग होली मैन, एक ट्रेवलिंग होली मैन, साधु जो कि घूम घूम करके घरों तक आते हैं, अ ट्रेवलिंग होली मैन गिविंग हर हिज ब्लेसिंग, वो अपना ब्लेसिंग देते हैं संतोष की माँ को, अज्यूम्ड, ये मानते हुए दैट सी वांटेड ए सन, कि उसको सन ही चाहिए होगी इसलिए ब्लेसिंग देते हैं, क्योंकि उस सोसाइटी में सारे लोग सन होने पे बहुत ज़्यादा खुश होते थे, इसलिए उस होली मैन ने एक सन होने का ब्लेसिंग दिया। बट टू एवरीवन सरप्राइज, लेकिन वहाँ और भी लोग उपस्थित थे, सब लोग बहुत सरप्राइज हो गए। कब? जब द अनबॉर्न चाइल्ड, अनबॉर्न चाइल्ड यहाँ पे रेफर करता है संतोष, अभी उसका जन्म नहीं हुआ था। द अनबॉर्न चाइल्ड्स ग्रैंड मदर, वहीं पे वो खड़ी थी, उसकी दादी भी, हु वॉज स्टैंडिंग क्लोज बाई, संतोष की दादी भी वहीं खड़ी थी, टोल्ड हिम, यहाँ हिम आया होली मैन के लिए, संतोष की दादी उस होली मैन से बोली दैट दे डिड नॉट वांट ए सन, कि उन लोगों को एक बेटा नहीं चाहिए। द होली मैन वॉज ऑल्सो सरप्राइज, ये जो होली मैन था, साधु था, वो भी सरप्राइज थे कि ऐसा कैसे हो गया, क्योंकि इस सोसाइटी में सभी लोग को तो सन चाहिए थी, सभी लोग सन होने पर बहुत ज़्यादा खुशी मनाते थे, तो ये आखिर ये दादी वहाँ ऐसा क्यों बोल रही हैं। नेवर्थलेस, फिर भी होली मैन ने, ही गेव द रिक्वेस्टेड ब्लेसिंग, जो भी ब्लेसिंग रिक्वेस्ट किया गया था, मांगा गया था, उस होली मैन ने दे दिया। फिर देखिए आगे क्या होता है, एंड एज डेस्टिनी वुड हैव इट, एज डेस्टिनी वुड हैव इट मतलब एज लक वुड हैव इट, फॉर्चुनेटली, भाग्यवश, द ब्लेसिंग सीम टू बर्थ, जो आशीर्वाद दिए होली मैन ने वो काम कर गया। संतोष वॉज बॉर्न द 6th चाइल्ड इन ए फैमिली, संतोष है जो अपने फैमिली में वो 6th चाइल्ड के रूप में जन्म ली, विथ 5 सन्स, पहले से उस फैमिली में 5 बेटे थे, अ सिस्टर टू 5 ब्रदर्स, तो 5 भाइयों का एकमात्र ये बहन थी। सी वॉज बॉर्न इन द स्मॉल विलेज ऑफ जोनियावास, वो जोनियावास ऑफ रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट हरियाणा, हरियाणा में एक रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट है, उसी में रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है जोनियावास, वहीं पे संतोष का जन्म हुआ था। ओके, अब देखिए आगे क्या लिखा गया है, द गर्ल वॉज गिवन द नेम संतोष, लड़की का नाम क्या रखा गया, संतोष रखा गया, विच मीन्स कंटेंटमेंट, जिसका मतलब होता है कंटेंटमेंट। ओके, इंग्लिश इक्विवेलेंट होता है कंटेंटमेंट, जिसका मीनिंग। बट संतोष वॉज नॉट ऑलवेज कंटेंट, लेकिन जो संतोष थी वो हमेशा कंटेंट नहीं रहती थी, हमेशा संतोष उसके पास नहीं था, मतलब संतोष का नाम और उसका कैरेक्टर मैच नहीं करता था। विथ हर प्लेस इन ए ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ, जो भी ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ था, परंपरागत जो जीवन का तरीका था, उसमें जो भी उसका पोजीशन था, स्थान था, उस अपने स्थान को लेकर के वो खुश नहीं थी। वो चाहती थी कि मेरा इस तरह का जो पोजीशन उसको मिला हुआ था उसको लेकर के वो खुश नहीं थी, वो दूसरा कुछ चाहती थी।
सी बिगैन लिविंग लाइफ ऑन हर ओन टर्म्स फ्रॉम द स्टार्ट। वो शुरुआत से ही जीवन है जो अपने टर्म्स और कंडीशन के अनुसार जीना शुरू कर दी। वेयर अदर गर्ल्स वो ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेसेज, जैसे कि उस सोसाइटी में, उसके फैमिली में आसपास के लोग, दूसरी लड़कियां ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेसेस पहना करती थी, जो परंपरागत जो भी इंडियन ड्रेस थे वो पहना करती थी। संतोष प्रेफर्ड शॉर्ट्स, तो संतोष शॉर्ट्स वो हाफ पैंट पहनना करती थी, वो बिल्कुल नहीं उसको मानती थी। लुकिंग बैक, जब अपने करियर में आगे वो बढ़ जाती है, कुछ अचीव कर लेती है, तब वहाँ से अपने चाइल्डहुड को देखती है पीछे और वो बोलती है, सी सेज नाउ, क्या वो बोलती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है ये बोलती है, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग आई वॉज क्वाइट डिटरमिन्ड, शुरुआत से ही मेरे पास, मैं क्वाइट डिटरमिन्ड थी, मेरे पास दृढ़ इच्छा शक्ति था, दैट इफ आई चोज ए करेक्ट एंड रेशनल पाथ, कि अगर मैं एक सही और रेशनल मतलब तर्क संगत, लॉजिकल, रेलिवेंट, मैं एक लॉजिकल पाथ पे चलूँ, द अदर्स अराउंड मी हैड टू चेंज नॉट मी, तो फिर मेरे चारों ओर को लोगों को बदलने की जरूरत है, ना कि मुझे। मतलब कहना वो क्या चाहती है कि अगर जिस रास्ते पे मैं चल रहा हूँ वो सही है, तर्कसंगत है, कोई गलत रास्ता पे मैं नहीं चल रही हूँ, तो फिर जो लोग मेरे चले हुए रास्ते को लेकर के मेरे ऊपर लोग जो क्रिटिसाइज करते हैं, आलोचना करते हैं, फिर उनको बदलने की जरूरत है, ना कि मुझे। ऐसा यह स्टेटमेंट है संतोष यादव का। आगे देखिए, थर्ड पैराग्राफ में क्या बोला गया है। संतोष पेरेंट्स वेर एफ्लुएंट लैंड ओनर्स, संतोष के परिवार के पेरेंट्स जो थे, माता पिता, वो एफ्लुएंट, रिच, प्रोस्परस लैंड ओनर्स, जमींदार थे। हु कुड अफोर्ड टू सेंड देयर चिल्ड्रेन टू द बेस्ट स्कूल्स, अगर वो चाहते तो अफोर्ड कर सकते थे अपने बच्चों को शहर के बेस्ट स्कूल में भेजने में, पढ़ने के लिए। इवन टू द कंट्रीज कैपिटल, यहाँ तक कि देश के राजधानी में भी भेज सकते थे, न्यू दिल्ली में भी भेज सकते थे, इतने प्रोस्परस थे उनके पेरेंट्स संतोष यादव के। बीच वॉज क्वाइट क्लोज बाई, और न्यू दिल्ली था जो रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट हरियाणा से बिल्कुल नज़दीक ही था। बट इन लाइन विद द प्रिवेलिंग कस्टम, इन लाइन विथ मतलब अकॉर्डिंग टू द प्रिवेलिंग कस्टम, प्रिवेलिंग मतलब कि जो भी वहाँ मौजूदा, प्रिवेलेंट जो रीति रिवाज था उनके सोसाइटी में, परिवार में, इन द फैमिली जो भी कस्टम था, संतोष हैड टू मेक डू विद द लोकल विलेज स्कूल। हैड टू मेक डू मतलब कि जो भी रिसोर्स है, जो भी मीन्स है, उसी में काम चलाना। तो संतोष को कहाँ शुरुआत करना पड़ा, लोकल विलेज स्कूल से ही शुरुआत करना पड़ा, मतलब कि उसको शहर नहीं भेजा गया बेटों की तरह। सो शी डिसाइडेड टू फाइट द सिस्टम इन हर ओन क्वाइट वे, इसलिए वो डिसाइड करती है कि मैं इस सिस्टम से, कौन से सिस्टम से, कि लड़कियों घर में ही पढ़ेगी, गांव के स्कूल में पढ़ेगी, और लड़कों को बाहर भेजा जाएगा, इस सिस्टम से जो जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन था, इस सिस्टम से वो लड़ना के लिए डिसाइड कर ली, ठान ली, इन हर ओन क्वाइट वे, लेकिन क्वाइट वे में, पीसफुल वे में। ओके, व्हेन द राइट मोमेंट अराइव्ड, जब सही मोमेंट आया तो वो डिसाइड कर ली थी कि सही मोमेंट आएगा तो मैं इस सिस्टम से लड़ूंगी। अब देखिए सही मोमेंट कब आता है। एंड द राइट मोमेंट केम व्हेन शी टर्न 16, और सही समय तब आया जब वो 16 साल की हो गई। एट 16, 16 साल की उम्र में, मोस्ट ऑफ द गर्ल्स इन हर विलेज, उसके गांव की अधिकांश लड़कियां यूज टू गेट मैरिड, उसका शादी विवाह कर दिया जाता था। संतोष वाज ऑल्सो अंडर प्रेशर फ्रॉम हर पेरेंट्स टू डू द सेम, संतोष को भी प्रेशर मिल रहा था अपने पेरेंट्स के द्वारा उसको भी शादी विवाह करने के लिए, क्योंकि वो भी 16 साल की हो गई थी। फिर देखिए आगे क्या होता है। अ मैरिज एज अर्ली एज दैट वॉज द लास्ट थिंग ऑन हर माइंड, संतोष यादव बोलती है, उसके बारे में कहा गया है कि इतने कम उम्र में शादी, इतना जल्दी शादी, उसके दिमाग में सबसे अंतिम बात थी, मतलब कि शादी को वो सबसे लास्ट मैटर समझती थी। सी थ्रेटेंड हर पेरेंट्स, वो अपने पेरेंट्स को डराती भी थी, दैट सी वुड नेवर मैरी इफ सी डिड नॉट गेट प्रॉपर एडुकेशन, कि वो तब तक शादी नहीं करेगी जब तक कि उसको एक प्रॉपर एडुकेशन न मिले, ऐसा संतोष यादव कहती है अपने पेरेंट्स को। सी लेफ्ट होम, उसके बाद वो घर छोड़ के चली गई, एंड गोट हरसेल्फ एनरोल्ड, मतलब एडमिशन ले ली इन ए स्कूल इन दिल्ली, वो दिल्ली जाकर के खुद घर छोड़ के चली गई और दिल्ली के एक स्कूल में स्वयं वो एडमिशन ले ली। वेन हर पेरेंट्स रिफ्यूज टू पे फॉर हर एडुकेशन, और जब वो अपने घर पैसे मांगी स्कूल फी के लिए तो उसके पेरेंट्स मना कर दिए देने के लिए। सी पोलाइटली इन्फॉर्म, तो वो पोलाइट वे में, बहुत ही हम्बल वे में अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म करती है संतोष यादव, और क्या बोलती है, पोलाइटली इन्फॉर्म देम ऑफ हर प्लान्स, अपने प्लान्स के बारे में उनको बताती है अपने पेरेंट्स को। और क्या बोलती है, टू अर्न मनी बाय वर्किंग पार्ट टाइम टू पे हर स्कूल फीस, कि अगर आप लोग मुझे स्कूल फी के लिए पैसे नहीं दीजिएगा तो मैं खुद वहाँ पार्ट टाइम को जॉब करूँगी और अपना स्कूल फी खुद मैं पे करूँगी। तो ऐसी गर्ल थी संतोष यादव। ओके, हर पेरेंट्स देन एग्रीड टू पे फॉर एडुकेशन, तब फिर उसको पेरेंट्स को लगा कि नहीं, अगर मैं नहीं दूंगी तो सच में पार्ट टाइम जॉब करेगी और अपना स्कूल फी खुद देगी, क्योंकि उसके पास डिटर्मिनेशन था, दृढ़ इच्छा शक्ति था कि मैं एडुकेशन हासिल करूंगी ही करूंगी, इसलिए उसके पेरेंट्स फिर उसे पैसे देना शुरू कर देते हैं। अब देखिए आगे लिखा गया है बच्चों, यहाँ पैराग्राफ 5 में,
विशिंग ऑलवेज टू स्टडी ए बीट मोर, हमेशा से उसका इच्छा रहा था संतोष यादव का, अ बीट मोर मतलब थोड़ा सा और अधिक पढ़ें, थोड़ा सा और अधिक पढ़ें। एंड विथ हर फादर स्लोली गेटिंग यूज टू हर अर्ज, अर्ज मतलब उसका डिजायर, उसके फादर भी यूज टू हो गया, कस्टम्ड हो गए अपनी बेटी को इच्छा को देख करके, अर्ज फॉर मोर एडुकेशन, कि उसकी बेटी को इच्छा है, अर्ज है ज़्यादा एडुकेशन हासिल करने का। तो संतोष, इसी कारण से संतोष पास द हाई स्कूल एग्जामिनेशन, इन्हीं सब वजहों से संतोष है जो हाई स्कूल की एग्जामिनेशन पास करती है। एंड वेन टू जयपुर, फिर वो जयपुर चले जाती है। सी ज्वाइंट महारानी कॉलेज, और वहाँ जाकर के महारानी कॉलेज में वो एडमिशन लेती है। एंड गोट अ रूम इन कस्तूरबा हॉस्टल, और कस्तूरबा छात्रावास हॉस्टल में उसको एक रूम मिल जाता है। संतोष रिमेंबर, संतोष को आज याद है, वो बोलती है कस्तूरबा हॉस्टल, जिस हॉस्टल में वो रहती थी, फेस्ड द अरावली हिल्स, कस्तूरबा हॉस्टल जिस कमरे में रहती थी वहाँ से खिड़कियों के सामने वो देखा करती होगी, उसके सामने अरावली की पहाड़ियाँ दिखाई पड़ती। अरावली की पहाड़ियाँ राजस्थान में पुरानी, बहुत पुरानी पहाड़ियों में से एक पहाड़ियाँ हैं, और बहुत लंबी पहाड़ियाँ भी हैं। तो वो बोलती है कि मेरे खिड़की के सामने अरावली हिल्स दिखाई पड़ रहा था। आई यूज टू वॉच विलेजर्स फ्रॉम माई रूम, मैं अपने कमरे से विलेजर्स को देखा करती थी। कौन विलेजर्स को? जो गोइंग अप द हिल, जो अरावली हिल्स पे चढ़ाई करते रहते थे, दिखाई पड़ते थे। एंड सडनली वैनिसिंग, वैनिसिंग मतलब डिसअपियरिंग, अचानक से वो फिर गायब भी हो जाते थे। आफ्टर ए व्हाइल, कुछ देर के बाद, मतलब कुछ विलेजर्स चढ़ते हुए दिखाई पड़ते थे और थोड़ी देर के बाद गायब होते हुए दिखाई पड़ते थे। तो ऐसा वो हमेशा अपने रूम से देखा करती थी। फिर क्या बोला गया है, वन डे आई डिसाइडेड टू चेक इट आउट माई सेल्फ, एक दिन मैं डिसाइड की कि मैं इस जाकर के खुद चेक इट आउट करूँगी, फाइंड इट आउट करूँगी कि वहाँ एक्चुअली वो लोग कैसे चढ़ते हैं, वो खुद देखना चाहती थी। आई फाउंड नो बडी एक्सेप्ट ए फ्यू माउंटेनियर्स, माउंटेनियर्स मतलब कि वन हु क्लाइम्स द माउंटेन। मैं वहाँ गई तो वहाँ पाई कि कुछ वहाँ माउंटेनियर्स थे। आई आस्क्ड, मैं उन्हें उन लोगों से पूछा, इफ़ आई कुड ज्वाइन देम, कि क्या मैं भी आपके साथ ज्वाइन कर सकती हूँ, क्या मैं भी चढ़ने में आपको ज्वाइन कर सकती हूँ। तो टू माई प्लेजेंट सरप्राइज दे आंसर्ड इन द अफर्मेटिव, तो बहुत ज़्यादा वो सरप्राइज थी, खुश थी, असर्ज थी कि उन लोगों ने आंसर क्या दिया, अफर्मेटिव में, मतलब हाथ बोला उन लोग। एंड मोटिवेटेड मी टू टेक टू क्लाइंबिंग, और यहाँ तक हमको मोटिवेट भी वो लोग किए क्या, क्लाइंबिंग के लिए, कि हाँ तुम भी आ सकती हो, मेरे साथ चढ़ सकती हो। तो सबसे फर्स्ट वो कहाँ से चढ़ना शुरू कर दी, अरावली की पहाड़ियों पर से। अब देखिए यहाँ से, देन देयर वॉज नो लुकिंग बैक फॉर दिस डिटरमिन्ड यंग गर्ल, और फिर उस डिटरमिन्ड यंग गर्ल के लिए कभी भी पीछे वो मुड़ कर नहीं देखी, मतलब हमेशा अपने करियर में आगे डेवलप करते गई, ग्रो करते गई, उसका क्लाइंबिंग स्किल अच्छा होता गया। सी सेव्ड मनी, वो कुछ पैसे सेव की। एंड एनरोल्ड इन अ कोर्स एट उत्तरकाशी नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, वो कुछ पैसे सेव की, और पैसे सेव करने के बाद कहाँ एडमिशन ली, उत्तरकाशी नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग। यह इंस्टीट्यूट क्या करता है, माउंटेनियरिंग से संबंधित, क्लाइंबिंग स्किल से संबंधित ये लेसन देता है। तो वहाँ पैसे सेव करके खुद वो एडमिशन ले ली। माई कॉलेज सेमेस्टर इन जयपुर वॉज टू एंड इन अप्रैल, वो बोलती है कि मेरा जो कॉलेज सेमेस्टर था, उनका जो एडुकेशन था वो समाप्त होने वाला था अप्रैल के महीने में। बट इट एंडेड ऑन द 19th ऑफ मई, लेकिन वो अगले महीने में 19th ऑफ मई, 19 मई को समाप्त होता है उनका कॉलेज सेमेस्टर। एंड आई वॉज सपोज टू बी इन उत्तरकाशी ऑन द 21st, और सिर्फ 2 दिन बाद मुझे उत्तरकाशी भी पहुंचना था। सो आई डिड नॉट गो बैक होम, इसलिए मैं घर नहीं जा पाई क्योंकि 2 ही दिन का समय था, और उत्तरकाशी कहाँ है, उत्तराखंड में पड़ता है। इंस्टेड आई हेडेड स्ट्रेट फॉर द ट्रेनिंग, और इसलिए मैं सीधा ट्रेनिंग के लिए उत्तरकाशी चली गई। आई हैड टू राइट ए लेटर ऑफ अपॉलजी, तो इसके लिए मुझे एक अपॉलजी का लेटर भी लिखना था, माफ़ीनामा पत्र भी लिखना था, अपने फादर से, पेरेंट्स से माफ़ी मांगना था। किसके लिए, टू माई फादर विदाउट हुज परमिशन आई हैड गोट माई सेल्फ एनरोल्ड एट उत्तरकाशी, क्योंकि उनके परमिशन के बगैर मैंने क्या की थी, उत्तरकाशी इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग में एडमिशन ले रखी थी। तो इसलिए मुझे एक लेटर ऑफ अपॉलजी भी लिखना था। अब देखिए यहाँ से, देयर आफ्टर, उसके बाद संतोष वेंट ऑन एन एक्सपेडिशन एवरी ईयर, उसके बाद से संतोष यादव हैं जो हर साल एक्सपेडिशन पे जाती रही। एक्सपेडिशन मतलब जर्नी फॉर एनी स्पेसिफिक पर्पस। आगे लिखा गया है, हर क्लाइंबिंग स्किल्स मैच्योर्ड रैपिडली, उनका जो क्लाइंबिंग स्किल था, माउंटेन पे चढ़ने का जो स्किल था, वही मैच्योर्ड, वो भी ग्रो करते गया, परिपक्व होते गया, रैपिडली, बहुत तेजी के साथ। ऑल्सो सी डेवलप्ड अ रिमार्केबल रेसिस्टेंस, और संतोष यादव डेवलप कर ली थी एक रिमार्केबल मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेसिस्टेंस, मतलब रिसिस्ट करने का गुण, विरोध करने का गुण, अपोज करने का गुण, टॉलरेट करने का गुण, उनके अंदर रेसिस्टेंस का भी पावर आ गया था। किसके प्रति रेसिस्टेंस, टू कोल्ड एंड द ऑल्टीट्यूड, ठंड के प्रति और ऑल्टीट्यूड, ऊंचाई के प्रति, मतलब अब उनको ठंड और ऊंचाई से डर नहीं लगता था। इक्विप्ड विथ एन आयरन व्हील, वो जो लड़की थी इक्विप्ड मतलब फिटेड थी, किसके साथ, आयरन व्हील, मतलब उनके अंदर एक आयरन व्हील, एक स्ट्रॉन्ग डिजायर था।
फिजिकल एंडोरेंस, उसके पास फिजिकल एंडोरेंस भी था, फिजिकली हर चीज़ को वो सहन भी कर सकती थी, एंड एन अमेजिंग मेंटल टफनेस, और उनके अंदर एक अमेजिंग मेंटल टफनेस भी आ गया था, मेंटली वो टफ भी थी। सी प्रूव्ड हरसेल्फ रिपीटेडली, और इन्हीं सब बातों को वो बार बार प्रूव भी करते रही। किन सब बातों को? कि वो उनके अंदर ग्रो कर ली थी क्या, एक रेसिस्टेंस किसके प्रति, कोल्ड एंड ऑल्टीट्यूड के प्रति, फिजिकली वो हर चीज़ को एंड्योर भी कर सकती थी, और उनके अंदर एक अमेजिंग मेंटल टफनेस भी आ गया था। इन्हीं सब बातों को वो बार बार साबित भी करते रही। फिर आगे लिखा गया है द कल्मिनेशन, कल्मिनेशन मतलब क्लाइमैक्स, द कल्मिनेशन ऑफ हर हार्ड वर्क एंड सिंसेरिटी केम इन 1992। उनके हार्ड वर्क का जो क्लाइमैक्स था वो कब आया? 1992 में। ये कब हुआ था? जस्ट 4 years आफ्टर सी हट साइली। ये तब की बात है, 4 साल के बाद की बात है, 1992 में 4 साल बाद आया। कब से 4 साल बाद? वेन सी हट साइली, जब वो साइली मतलब हेजिटेशन के साथ शर्माते हुए आस्क्ड द अरावली माउंटेनियर्स, वो पूछी थी अरावली माउंटेनियर्स से, इफ सी कुड ज्वाइन देम, कि क्या मैं भी उनको ज्वाइन कर सकती हूँ। ये तब की बात है जब कस्तूरबा हॉस्टल में वो रहती थी, महारानी कॉलेज कस्तूरबा हॉस्टल में, और अपने कमरे से बाहर देखा करती थी कि कुछ विलेजर्स हैं जो अरावली की पहाड़ियों पर चढ़ रहे हैं। तो एक बार वो गई थी और पूछी थी। तो 4 साल पहले ये माउंटेन पर चढ़ने का काम शुरू हुआ था, और आज 4 साल बाद 1992 में वो देखिए कहाँ से कहाँ पहुँच गई थी। एट बेयरली 20 years ऑफ एज, मात्र बेयरली मतलब ओनली मेयरली, आज 20 साल की उम्र में संतोष यादव स्केल्ड माउंट एवरेस्ट, बिकमिंग द यंगेस्ट वुमन इन द वर्ल्ड टू अचीव द फीट। संतोष यादव इस दुनिया की सबसे यंगेस्ट वुमन बन गई थी, माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली, इस फीट को अचीव करने वाली। फीट मतलब इस एक्शन को, इस डीड को कंप्लीट करने वाली। इफ हर क्लाइंबिंग स्किल्स, फिजिकल फिटनेस, क्लाइंबिंग स्किल भी उनके पास बहुत था, फिजिकली वो बहुत फिट भी रहती थी, एंड मेंटल स्ट्रेंथ भी था उनके पास, मेंटली वो टफ लड़की भी थी। इम्प्रेस्ड हर सीनियर्स, इन सारी वजहों से उनके सीनियर बहुत प्रभावित थे। ओके, हर कंसर्न फॉर अदर्स, और यहाँ तक कि वो दूसरे के प्रति बहुत कंसर्न रहती थी, चिंतित रहती थी, एंड डिजायर टू वर्क टुगेदर, और दूसरे के साथ उनके काम करने का भी इच्छा था। विथ देम, तो दूसरे के साथ काम करने का इच्छा। फाउंड हर ए स्पेशल प्लेस इन द हार्ट्स ऑफ फेलो क्लाइंबर्स, और इसी कारण से फेलो क्लाइंबर्स के दिलों में, अपने दोस्तों के दिलों में वो एक स्पेशल जगह बना ली। किन सब गुणों की वजह से? तो हर कंसर्न फॉर अदर्स एंड हर डिजायर टू वर्क टुगेदर, इन्हीं सब वजहों से अपने दोस्तों के हार्ट में स्पेशल जगह वो बना ली। फिर देखिए आगे क्या लिखा गया है। ड्यूरिंग द 1992 एवरेस्ट मिशन, 1992 के एवरेस्ट मिशन के दरमियान जब वो माउंटेन पर चढ़ रही थी, संतोष यादव प्रोवाइडेड स्पेशल केयर टू क्लाइंबर। तो संतोष यादव एक अपने क्लाइंबर को एक स्पेशल केयर प्रोवाइड की। क्लाइंबर मतलब जो उनके साथ माउंटेन पर चढ़ रहा था उसी वक्त, हु ले डाइंग एट द साउथ पोल, जो कि साउथ पोल में मरने की स्थिति में लेटा हुआ था। साउथ पोल बच्चों ये माउंट एवरेस्ट और लोहटसे माउंटेन के बीच में एक पास है, तो वहीं पर ये जो पर्सन था वो डाइंग की स्थिति में था, तो उसको वो बहुत केयर प्रोवाइड की, लेकिन सी वाज अनफॉर्चुनेटली अनसक्सेसफुल इन सेविंग हिम, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली उसको वो बचा नहीं पाई, संतोष यादव उस पर्सन को नहीं सेव कर पाई। हाउएवर सी मैनेज टू सेव अनदर क्लाइंबर, लेकिन वो दूसरे क्लाइंबर को बचा पाई, जिसका नाम क्या था? मोहन सिंह। हु वुड हैव मेट विद द सेम फेट, उसका भी वही स्थिति होता, हैड सी नॉट शेयर हर ऑक्सीजन विथ हिम। अगर संतोष यादव अपना ऑक्सीजन सिलेंडर उसके साथ शेयर नहीं करती तो उसका भी वही स्थिति होता। तो बच्चों, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए लोग ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं, क्योंकि वहाँ हवा बहुत पतली होती जाती है, न के बराबर होती जाती है। तो अगर वो ऑक्सीजन सिलेंडर शेयर नहीं करती मोहन सिंह के साथ, तो उनका भी वही स्थिति होता, उनका भी डेथ हो जाता। तो इससे पता चलता है कि वो अपने फेलो क्लाइंबर्स के लिए भी बहुत ही कंसर्न रहती थी संतोष यादव। आगे देखिए, विद इन 12 months, और 12 महीनों के अंदर जब वो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी 1992 में, उसी 12 महीने के अंदर में क्या हुआ? संतोष फाउंड हर सेल्फ अ मेंबर ऑफ एन इंडो नेपालीज वीमेंस एक्सपेडिशन। संतोष अपने आप को एक मेंबर बना ली, एक मेंबर के रूप में जाने लगी। किसका मेंबर? इंडो नेपालीज वीमेंस एक्सपेडिशन का। दैट इन्वाइटेड हर टू ज्वाइन देम, और ये जो एक्सपेडिशन, जो टीम था इंडो नेपालीज वीमेन एक्सपेडिशन, ये टीम ने संतोष यादव को इन्वाइट किया था ज्वाइन करने के लिए, उनका टीम। सी देन स्केल्ड द माउंट एवरेस्ट अ सेकेंड टाइम, और उसके बाद से उसी टीम का मेंबर बन करके वो सेकेंड टाइम माउंट एवरेस्ट को फतह की, दूसरी बार वो चढ़ी। दस सेटिंग ए रिकॉर्ड एज द ओनली वुमन टू हैव स्केल्ड द एवरेस्ट ट्वाइस, और इस तरह से वो रिकॉर्ड बन ली, एकमात्र महिला जो कि 2 बार माउंट एवरेस्ट को फतह की हो, उसके ऊपर चढ़ाई की हो, एक बार 1992 में और एक बार 1993 में। एंड सिक्योरिंग फॉर हर सेल्फ एंड इंडिया ए यूनिक प्लेस इन द एनल्स ऑफ माउंटेनियरिंग,
और अपने लिए और इंडिया के लिए एक यूनिक प्लेस वो सिक्योर की इन द एनल्स, मतलब कि रिकॉर्ड हिस्ट्री माउंटेनियरिंग के इतिहास में, ओके, पर्वत चढ़ने के इतिहास में। इन रिकग्निशन ऑफ आवर अचीवमेंट्स, और वो बहुत सारा अचीवमेंट तो प्राप्त की थी, तो उसी के रिकग्निशन में, उसी के पहचान में द इंडियन गवर्नमेंट, भारत सरकार ने बेस्टोड अपॉन हर, वो सावर किया, रिवार्ड दिया, उनको अवार्ड सम्मानित किया, हर वन ऑफ द नेशंस टॉप ऑनर्स द पद्मश्री। तो इंडियन गवर्नमेंट ने उनको पद्मश्री से सम्मानित किया उनके अचीवमेंट्स के लिए। फिर वो बोलती है डिस्क्राइबिंग हर फीलिंग्स व्हेन शी वाज लिटरली ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, जब वो जस्ट इस दुनिया के टॉप पे खड़ी थी, तो वो अपने फीलिंग्स को डिस्क्राइब करती है, एक्सप्लेन करती है। संतोष है सेड, और बोलती हैं इट टुक सम टाइम, कुछ समय लग गया, फॉर द इनॉर्मिटी ऑफ द मोमेंट, ये मोमेंट, ये क्षण इतना इनॉर्मस था, इतना बड़ा था, इतना हैप्पीनेस से भरा हुआ थी, वो बोलती है कुछ समय लग गया टू सिंक इन, मतलब टू बी अंडरस्टूड, इसको समझने में, मतलब बहुत ज़्यादा वो हैप्पी महसूस करी थी, बहुत ज़्यादा वो खुश थी उस वक्त। देन आई अनफोल्ड द इंडियन ट्राइकलर, फिर वो बोलती है कि मैं भारतीय तिरंगा को वहाँ अनफोल्ड की, लहराई, एंड हेल्ड इट अलॉफ्ट ऑन द रूफ ऑफ द वर्ल्ड, और इस वर्ल्ड के रूफ पे, जिसको माउंट एवरेस्ट को बोला गया है रूफ ऑफ द वर्ल्ड, उसके ऊपर अलॉफ्ट, मतलब उसके ऊंचाई पे ऊंचा करके मैंने इंडियन ट्राइकलर को क्या किया, फहराई। द फीलिंग इज इनडिस्क्राइबेबल, वो बोलती है जो फीलिंग है वो इनडिस्क्राइबेबल है, उसको शब्दों में मैं बयां नहीं कर सकती हूँ। द इंडियन फ्लैग वॉज फ्लाइंग ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, जो भारतीय तिरंगा था वो इस वर्ल्ड के टॉप पे लहरा रहा था। इट वॉज ट्रूली अ स्पिरिचुअल मोमेंट, सचमुच में ये एक आध्यात्मिक क्षण था, सोल से संबंधित क्षण था, एक बहुत ही स्पिरिचुअल मोमेंट था। आई फेल्ट प्राउड एज एन इंडियन, और मुझे इंडियन होने पे गर्व महसूस हो रहा था उस वक्त। फिर आगे लिखा गया है ऑल्सो अ फर्वेंट इन्वायरमेंटलिस्ट, एक फर्वेंट मतलब जिसके पास स्ट्रॉन्ग फीलिंग हो, वो एक फर्वेंट इन्वायरमेंटलिस्ट भी थी। कौन? संतोष यादव। इन्वायरमेंटलिस्ट मतलब इन्वायरमेंट के इशू को लेकर के बहुत कंसर्न रहती थी। संतोष कलेक्टेड एंड ब्रॉट डाउन 500 किलोग्राम्स ऑफ गार्बेज फ्रॉम द हिमालय, तो संतोष यादव जो हैं वो 500 किलोग्राम ऑफ गार्बेज हिमालय से कलेक्ट करके अपने असिस्टेंट की मदद से वो नीचे लेके आती होगी। 500 किलोग्राम्स ऑफ गार्बेज, ये कहाँ से गार्बेज ऊपर जाता है बच्चों? तो जो भी क्लाइंबर जाते हैं वो अपने साथ कुछ सामान लेकर जाते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन सिलेंडर हो गया, फूड कंटेनर्स हो गया, टेंट का सामान हो गया, तो कुछ ना कुछ सामान वो लोग छोड़ करके आते होंगे, तो वहाँ भी गार्बेज हो गया होगा। तो 5 किलोग्राम्स ऑफ गार्बेज को वो नीचे लाने में कैपेबल थी, और वो इसलिए हम बोल सकते हैं कि वो एक फर्वेंट इन्वायरमेंटलिस्ट भी थी। तो बच्चों ये था इसका स्टोरी। अगले क्लास में हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर को भी लेके आएंगे। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।